नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको संविधान किसे कहते हैं तथा राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्व, वर्गीकरण आदि पे चर्चा कर लिया है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं संविधान के बारे में। तो जो संविधान का स्ट्रक्चर है उससे पहले हम थोड़ा जो देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का सफलता बैच में स्वागत है, उत्तर प्रदेश ईसाई। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संविधान में एकात्मक सरकार या संघात्मक। ठीक, आज हम समझेंगे दोस्त कि एकात्मक सरकार या संघात्मक सरकार या संविधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार जो है, इसकी कुछ कमियां भी हैं, विशेषता भी हैं, गुण हैं। तो एकात्मक सरकार कहते किसे हैं? तो जहां एक राज्य, यानी एकात्मक सरकार, जहां एक सरकार सभी नियमों, शक्तियां, जिसकी शक्तियां एक ही हो, जैसे कोई भी शक्ति हो, ठीक है, जिस सरकार में शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं उसे ही एकात्मक सरकार कहते हैं। तो सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित रहती हैं, उसे ही एकात्मक सरकार कहते हैं। चाहे नीति निर्माण हो, चाहे कानून निर्माण हो, या क्रियान्वयन इसका जो भी होता है, नीति निर्माण का क्रियान्वयन एक ही सरकार के द्वारा यहाँ किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ होती हैं उसमें बंटवारा नहीं पाया जाता है, सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती हैं, उसे ही कहते हैं एकात्मक सरकार। जैसे यदि उदाहरण के बाद लिख लेते हैं दोस्तों, सभी शक्तियाँ एक सरकार में केंद्रित होती है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता। नियम कानून देखा जाए, नियमों का क्रियान्वयन एक ही सरकार नियमों का क्रियान्वयन एक ही सरकार में निहित होता है, उसे ही एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, कहाँ कहाँ पर एकात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार में काफ़ी जगह दोस्तों, अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन एकात्मक सरकार में देखा जाए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यहाँ एकात्मक सरकार का उदाहरण है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एकात्मक सरकार। ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, यहाँ पर एक ही सरकार यानी एकात्मक सरकार पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं एकात्मक सरकार की विशेषताएं या लाभ। एकात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके लाभ अनेकों हैं। जैसे निर्णय यहाँ बहुत जल्दी होता है। ठीक है दोस्त, निर्णयन तीव्र होता है, निर्णयन तीव्र होता है। जहाँ एक सरकार होती है वहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं बहुत जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए ये सरकार की विशेषता, ये सबसे अच्छी विशेषता है एकात्मक सरकार की। यहाँ निर्णय तीव्र होता है। ठीक है दोस्त, निर्णय तीव्र हुआ। सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, सारी शक्तियां एक ही जगह केंद्रित। जो भी सारी शक्तियां होती हैं एक जगह केंद्रित होती हैं। निर्णय तीव्र होता है। जैसे आपातकाल के दौरान यह बहुत बेहतर होती है, क्योंकि तत्काल इसमें निर्णय लिया जाता है। आपातकाल के समय, आपातकाल में अच्छी सरकार, आपातकाल में अच्छी सरकार। और भी देख लेते हैं दोस्तों, लिखते चलिए आप पॉइंट। विशेषता क्या है? निर्णय तीव्र होता है, सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, आपातकाल के दौरान निर्णय तीव्र लिया जाता है। और भी जैसे यह कम खर्चीली सरकार होती है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद न्यूनतम रहते हैं। ठीक है, एकात्मक की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कम खर्चीली, कम खर्चीली सरकार होती है। राज्यों के मध्य विवाद कम, यानी न्यूनतम। विवाद भी खूब बहुत कम होता है, क्योंकि एक जगह सारी शक्तियां रहती हैं, इसलिए विवाद इसमें राज्यों के बीच कभी नहीं होता है। नागरिकता की बात की जाती, एकल नागरिकता पाई जाती है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यहाँ पाई जाती है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसकी विशेषता है, लक्षण है। जैसे क्षेत्रफल हुआ, जनसंख्या हुआ, जहां कम होता वहीं यह कारगर सरकार होती। ठीक है, जनसंख्या, क्षेत्रफल कम होने पर अच्छी, और भी कई इसके उदाहरण हैं। एकात्मक सरकार बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, खर्चीली कम होती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ पर एकल नागरिकता पाई जाती है दोस्तों, यहाँ नोट कर लीजिए। इसकी एक विशेषता है कि एकता की भावना, एकता की भावना की प्रबलता पाई जाती है। एकता की भावना अधिक है, इसीलिए एकात्मक सरकार हो गया दोस्त। ठीक है, अब देखेंगे दोस्त, और इसके कुछ कमियां हैं जो एकात्मक सरकार है। इसके तो लाभ और विशेषताओं पे हमने चर्चा कर लिया। एकात्मक सरकार की कुछ देखते हैं, कमियां भी इसकी हैं। यदि अच्छी सरकार है तो कोई भी सरकार हो, एकल कोई भी सरकार हो, तो उसकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक है दोस्त,
कमियां यदि बात की जाए, एकात्मक सरकार, कम खर्चीली सरकार होते का नागरिकता पाई जाती है, राज्यों के बीच विवाद नहीं होते हैं ज़्यादा। यहाँ एकात्मक सरकार में सारी शक्ति एक जगह केंद्रित होती हैं। आपातकाल के दौरान ये अच्छी सरकार होती है एकात्मक। एकात्मक सरकार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं है, पहला तो यही है कमियां। पहली कमी है एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं, ज़्यादा व्यापक नहीं होती है, छोटी है। क्योंकि हमने बताया ना, जहाँ क्षेत्रफल कम होता है, जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर एकात्मक सरकार ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसकी कमियां यही है कि एक कमियां कि एक सरकार में यह ज़्यादा व्यापक नहीं होती है, ठीक है। या अगर ज़्यादा व्यापक नहीं है तो पूरी तरह से तो फैला है नहीं, तो प्रतिनिधित्व इसका कम रहता है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा व्यापक नहीं तो सभी का प्रतिनिधित्व नहीं। जैसे प्रतिनिधि जो चुन कर जाते हैं सरकार, तो वहाँ सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके एक कमी है, जो एकात्मक सरकार की कमी है। अगला है, जैसे बड़े क्षेत्रफल या जनसंख्या जहाँ अधिक होती है तो वहाँ पर यह कारगर नहीं होता है, ठीक है, या सक्षम सरकार नहीं है। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्षेत्रफल अधिक होते हैं, वहाँ ये सफल सरकार नहीं है एकल सरकार। इसकी एक कमी है। जैसे और भी एक निरंकुशता की भावना यहाँ बनी रहती है, ठीक है। निरंकुशता, निरंकुश सरकार, निरंकुशता की भावना बनी रहती है हमेशा। ये एक निरंकुश सरकार है, एकात्मक सरकार में निरंकुशता पाई जाती है, ठीक है। इसकी ये सभी कमियां हैं। दोस्तों, ये था एकात्मक सरकार। अब देखेंगे संघात्मक सरकार, ठीक है दोस्तों। संघात्मक सरकार पे चर्चा करते हैं। अब संघात्मक सरकार देखेंगे, ठीक है। एकात्मक सरकार पर संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार की यदि बात की जाए तो जैसे यहाँ द्वैध सरकार होती है, द्वैध सरकार, द्वैध सरकार होती है, यानी राज्यों में केंद्र में, केंद्र प्लस राज्य दोनों में, राज्यों यानी प्रांतों में। संघात्मक सरकार में यहाँ द्वैध सरकार होती है, जो केंद्र प्लस राज्य हैं एक दूसरे के सहयोगी हैं, यानी पूरक। द्वैध सरकार, जैसे केंद्र राज्य। संघात्मक सरकार की बात चल रही है दोस्त, यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी पाया जाता है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है।
और क्या है, संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, एक तरह से विशेषता है इसकी। और क्या है, संविधान कठोर होना चाहिए। एक तरह से द्वैध सरकार या संघात्मक सरकार की विशेषता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है, संविधान लिखित होना चाहिए, संविधान कठोर होना चाहिए। और एक पॉइंट है जैसे इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका के प्रति कोई दबाव नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव इस पर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दोस्तों पाई जाती है। जैसे और क्या है, संविधान सर्वोच्च, संविधान जहां सर्वोच्च होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, उसी को ही संघात्मक सरकार कहते हैं। जैसे बड़े क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्त, बड़े क्षेत्रफल और जनसंख्या जहां पर अधिक होती है, यानी यह जहां पर विविधता अधिक पाई जाती है, क्षेत्रफल या जनसंख्या की विविधता अधिक पाई जाती है, वहां सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, विविधता में अच्छी, जहां अधिक हो विविधता में अच्छी सरकार मानी जाती है संघात्मक सरकार या द्वैध सरकार, ठीक है दोस्तों। संघात्मक सरकार की लगभग समझ लो एक प्रकार की विशेषता है, संघात्मक सरकार किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, संघात्मक सरकार के कुछ लाभ देख लेते हैं दोस्तों। लाभ, इसके लाभ क्या क्या है, हानि क्या क्या है। आइए लाभ पे चर्चा करते हैं। संघात्मक सरकार के क्या क्या लाभ हैं, कमियां भी देखेंगे यानी हानि, कमियां भी। लाभ से देखा जाए, बड़े देशों में कारगर सरकार है। जो ज़्यादा व्यापक सरकार होते ही वहाँ जो अधिक प्रतिनिधित्व वहाँ पाया जाता है, ठीक है, लाभ इसकी यही है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़े देशों के लिए सरकार है। बड़े देशों में कारगर, जहां जनसंख्या अधिकता में प्रतिनिधित्व पाया जाता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जहां बड़े देशों में कारगर सरकार होती है, जहां जनसंख्या अधिक होती है, वहां प्रतिनिधित्व अधिक पाया जाता है, यहाँ से अधिक चुने जाते हैं, ठीक है, अधिक पाया जाता है प्रतिनिधित्व। जैसी जनसंख्या होगी वहां से ज़्यादा लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ चुने जाते हैं, ठीक है। और जैसे क्षेत्रीय कोई भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एक सरकार में कारगर सरकार नहीं थी, क्योंकि सभी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक जगह सरकार केंद्रित थी शक्तियां। तो इसमें क्या है कि संघात्मक में जो भी शक्तियां हैं केंद्रों और राज्यों में डिवाइड है, बांट दी गई हैं। तो इसलिए जो क्षेत्रों में जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं
महत्वाकांक्षाएं पूर्ण, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जो भी क्षेत्र स्तर के कोई भी होते हैं तो राज्य सरकार उसको अपने स्तर से देख लेती है, तो ये पूरी हो जाती है। क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्र के अनुसार नीतियां या कानून भी बनाते हैं, जैसे क्षेत्रीय सरकार भी है। क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र अनुसार नीति नियम बनाती है। नीति नियम क्षेत्रीय सरकार जो भी है, इसे क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र अनुसार नीति नियम बनाती है। इसके बहुत अच्छा समझ लो, एक तरह से उदाहरण है, लाभ है इसके। सरकार के निरंकुश होने की भावना कम रहती है, ठीक है, उसमें क्या है, वो निरंकुशता की भावना होती है। सरकार निरंकुश आप दोस्त पॉइंट नोट करते चलिए, फटाफट नोट्स जरूर बनाइए, ना लिख पाओ तो वीडियो को पुश कर दिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो, ठीक है। सरकार निरंकुश होने की भावना कम, ठीक है, निरंकुश होने की कोई ज़्यादा बातें नहीं है, क्योंकि शक्तियों को जब बंटवारा रहता है तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है। कोई भी आप वनडे एग्जाम दोगे उसके लिए बेहतरीन है। कुछ कमियां देखते हैं, संघात्मक सरकार की कमियों पे चर्चा कर लेते हैं, संघात्मक सरकार की शक्तियां दोनों जगह विभाजित, केंद्र और राज्यों में, इसकी कुछ कमियां भी पाई जाती, जैसे निर्णय लेना विलम्ब होता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता होती है, एकता की भावना में कमी पाई जाती है, ठीक है, एकता की भावना कमी, निर्णय विलंबन होता है, दोहरी नागरिकता होती है, निर्णयन अधिक समय में, यानी विलंब से निर्णय लिया जाता है, इसकी कमी संघात्मक सरकार में कि विलंब अधिक समय में लिया जाता है, इससे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है, निर्णय विलंब से होता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे एक जब दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एकता की भावना में कमी पाई जाती है, एकता की भावना में कमी पाई जाती है, बहुत सारी कमियां। न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है, दोहरी सरकार जहाँ संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद ज़्यादा होते रहते हैं, और जो न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है, न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली, होती है, ठीक है दोस्त। और क्या हमने बताया, न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली, और केंद्र प्लस राज्यों के मध्य विवाद ज़्यादा विवाद बना रहता है, हमेशा विवाद बना रहता है, कोई न कोई विवाद तो चलता रहता है केंद्र और राज्यों के मध्य। संघात्मक सरकार की कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं। पूरे देश में एक समान नीति नियम कभी नहीं लागू हो पाते हैं, ठीक है, ये भी कमी है। पूरे देश में एक प्रकार के नियम लागू नहीं हो पाते, तो कभी कभी ये भी देखा जाता है पूरे देश में जैसे एक प्रकार के नियम लागू नहीं हो पाते हैं, कभी कभी
एक प्रकार का जो नियम है इसमें दोहराव भी पाया जाता है, नियमों का दोहराव भी हो जाता है, नियमों का दोहराव भी पाया जाता है। जैसे पूरे देश में एक प्रकार के नियम लागू नहीं हो पाते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद बना रहता है, हमेशा दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एकता की कमी पाई जाती है, निर्णय इसमें विलंब से होते हैं, कभी कभी नीतियों का उनको दोहराव भी हो जाता है। जैसे और भी देखा जाए तो एक पॉइंट और है कि यह अधिक खर्चीली सरकार है, अधिक खर्चीली सरकार। ये संघात्मक सरकार की कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां। खर्चीली ज़्यादा सरकार होती है। तो दोस्तों हमने देखा संघात्मक सरकार में लाभ तथा इनकी कमियां, विशेषता। अब और आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार की चर्चा कर लिया है। अब देखेंगे संघात्मक, एकात्मक या अर्ध संघात्मक। तो संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है, संघ का उदाहरण सबसे अच्छा यदि बात की जाए, जैसे कनाडा, यूएसए, इसके एक उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। संघात्मक, एकात्मक समझ लिए, एकात्मक समझ लिए, संघात्मक किसे समझ लिए, अर्ध संघात्मक किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं भारत का संविधान, ठीक है, जो एक संघ संविधान है। तो देखते हैं भारत का संविधान, तो इसी में तीनों आ जाएगा। भारत का संविधान कैसा है, रूपरेखा आदि पे चर्चा करेंगे ना, तो पूरी तरह से आप समझ जाओगे। संघ के उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण ये दोनों माने जाते हैं, कनाडा, यूएसए। संघ का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जो भारत का संविधान है दोस्तों, इसे संघीय संविधान क्यों कहा गया, इसे संघीय संविधान क्यों कहा गया, संघीय संविधान, इसे संघीय संविधान कहते हैं। क्यों कहा जाता है बताइए, संघीय संविधान? क्योंकि यह क्षेत्रफल, जनसंख्या की विविधता यहां अधिक पाई जाती है, ठीक है। जनसंख्या, क्षेत्रफल की विविधता, ठीक है, और क्षेत्रफल, जनसंख्या की विविधता पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, संघीय प्रणाली के ज़्यादा निकट है, क्योंकि ये जो भारत का संविधान है दोनों से मिलता जुलता है ना, ठीक है। संघीय प्रणाली की निकटता, संघीय प्रणाली की निकटता, इसलिए भारत के संविधान को एक संघीय संविधान के रूप में कहा जाता है, ठीक है। और क्या है संघीय संविधान में, जैसे भारत का संविधान और क्या है, जैसे संघीय, जो भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, ठीक है, जो एक मजबूत संघ की व्याख्या करता है। जो भारत का संविधान है, संघीय संविधान ही है, एक मजबूत संघ की व्याख्या करता है, संघ की व्याख्या। भारत का संविधान एक मजबूत संघ की व्याख्या करता है। संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है।
संघात्मक एवं एकात्मक संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं इसमें, और परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो भारत का संविधान है, ठीक है, एक मजबूत संघ की व्याख्या करता है। क्षेत्रफल, जनसंख्या की विविधता, अधिकता पाई जाती है। संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं। परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। कुछ विद्वानों के मत हैं दोस्तों, कुछ विद्वानों ने भारत के संविधान के ऊपर मत दिए हैं, ठीक है। तो विद्वानों के कुछ मत हैं, नोट करिए। यह कुछ विद्वान है दोस्तों, उन्होंने अपना मत प्रकट किया। जैसे प्रोफेसर के व्हीयर हैं, इन्होंने कहा कि यह एक अर्ध संघात्मक है। प्रोफेसर केसी व्हीयर के अनुसार जो भारत का संविधान है दोस्त, अर्ध संघात्मक है। इन्होंने कहा, व्हीयर ने, जो भारत का संविधान है अर्ध संघात्मक है, ठीक है दोस्तों। जैसे जी ऑस्टिन है, जी ऑस्टिन ने कहा कि यह सरकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन के अनुसार सहकारी संघवाद, भारत के संविधान को सहकारी संघवाद कहा। यह सहकारी संघवाद है। केसी व्हीयर ने कहा अर्धसंघात्मक है। ऑस्टिन ने कहा कि सहकारी संघवाद। एक थे सर आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा केंद्रीकरण के साथ संघ, केंद्रीकरण के साथ संघ। कौन है? सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा जो है यह केंद्रीकरण के साथ संघ है। केंद्रीकरण के साथ संघ, केंद्रीकरण के साथ। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, केसी व्हीयर ने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा कि यह भारत का संविधान सहकारी संघवाद है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा केंद्रीकरण के साथ संघ। भारत के संविधान के बारे में इन्होंने अपना मत दिया है। और है जैसे भारत के संविधान के कुछ संघात्मक लक्षण आपको बता देते हैं। इसे संघात्मक क्यों कहा गया, ठीक है। कुछ संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण, ठीक है दोस्त। भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण आइए देखते हैं। भारत के संविधान संघात्मक लक्षण, जैसे कहा गया कि द्वैध सरकार, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। लक्षण पहला यही है, द्वैध सरकार,
द्वैध सरकार। अब द्वैध सरकार आप समझ गए, केंद्र प्लस राज्य। संघात्मक सरकार के लक्षण हैं द्वैध सरकार, पहला है। केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा पाया जाता है शक्तियों का। दूसरा पॉइंट है लक्षण में द्वैध सरकार हो गया, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, जैसे शक्तियों का बंटवारा में बात की जाए, केंद्र और राज्य संघात्मक सरकारों के मध्य शक्तियां विभाजित की गई हैं। जैसे 7वीं अनुसूची में भी 3 अनुसूचियां हैं। शक्तियों को बंटवारा केंद्र प्लस राज्यों के मध्य 3 अनुसूची हैं। जैसे 3 अनुसूची हैं, पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती। जैसे 3 अनुसूचियों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, पूरा रूप लिख देते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां के मध्य शक्तियां विभाजित की गई। जैसे संघ सरकार में है, इस पे संघ केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो वर्तमान में 100 विषय हैं दोस्तों, वर्तमान में 100 विषय। पहले 97 थे, पहले 97 थे। जो संघ सूची दोस्तों ना, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले मूलतः पहले 97 थे। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। 61 विषय हैं, पहले 66 थे, ठीक है। राज्य कानून बनाती है, 61 विषय हैं, पहले 66 थे। इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में बात की जाए तो दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। इसमें 56 विषय हैं, पहले 47 थे, 56 विषय हैं। दोनों कानून बनाते हैं, 56 विषय, 56 विषय। पहले 47 थे, पहले कितने थे? इसमें 56 विषय। जैसे एक होती है अवशिष्ट शक्तियां, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। ये है कुछ दोस्तों भारत के संविधान, इसके लक्षण, ठीक है दोस्तों। संघात्मक सरकार के लक्षण: द्वैध सरकार, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य पाया जाता है। अनुसूचियों के माध्यम से भारतीय संविधान अनुसूची जैसे है 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और आगे देखते हैं। नोट कर लिए दोस्त ना। क्या क्या हमने बताया? द्वैध शासन और शक्तियों का बंटवारा, और इसके क्या लक्षण है? लिखित संविधान,
लिखित संविधान संघात्मक, यह भी एक लक्षण है कि लिखित संविधान पाया जाता है। कठोर एवं लचीला होता है, कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीला सरकार, इसका लक्षण मिलता है। कठोर एवं लचीले का लक्षण मिलता है भारत के संविधान में, ये इसका भी एक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान, कठोर लचीला संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। नोट करिए दोस्तों, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे भारत के संविधान के कुछ एकात्मक लक्षण। जो भारत का संविधान है ना, इसके कुछ एकात्मक लक्षण भी मिलते हैं। जैसे पहला लक्षण क्या है, पहला गुण भारत के संविधान के एकात्मक गुण पहला क्या है, जैसे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली, इसके कुछ गुण मिलते हैं। भारत के संविधान एकात्मक गुण भी कुछ मिलते हैं, जैसे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली, ठीक है, जैसे राज्यपाल, एक राज्यपाल एक सीएजी नियंत्रक लेखा परीक्षक, एक निर्वाचन आयोग, एक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। कुछ एकात्मक गुण है, जैसे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली रहती है, एक राज्यपाल पाया जाता है, एक से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल हो सकता है, एक सीजी नियंत्रक लेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑफ जनरल, एक निर्वाचन प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। इसके कुछ लक्षण भी हैं, एकात्मक लक्षण। एकल नागरिकता भी पाई जाती है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की गुण पाए जाते हैं इसमें। एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन का प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, जैसे न्यायपालिका में क्षेत्र स्तर, जैसे जिला स्तर, क्षेत्र, जिला स्तर के बाद जैसे सिविल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, सभी देश का, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। एकल नागरिकता, एक नागरिकता, आपातकालीन का प्रावधान, आपातकालीन प्रभाव, जो आपातकालीन व्यवस्था है 352, 56, 60 में, ये एकात्मक सरकार के गुण है, एकात्मक संविधान का एक गुण है। क्योंकि जैसे
राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, सब राष्ट्रपति शासन हुआ, वित्तीय आपात, सब राष्ट्रपति ही लागू करता है। तो ये भी समझ लो। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे हैं, केंद्र सरकार इसका गठन करती है। जैसे और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति करता है, ये भी राष्ट्रपति करता है, ये भी। तो इसके भारतीय जो संविधान के एकात्मक गुण भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अब अगली वीडियो में दोस्त, ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करना, शेयर करना। निःशुल्क क्लास है दोस्त, हमारा उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पेड क्लास नहीं ले पाते, उनके लिए सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं। हिंदी भी चल रहा है, जीएस चल रहा है, एक एक सब्जेक्ट ले चलेंगे दोस्त। इसके जीएस कंप्लीट करने के बाद मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी बहुत तेज़ी से पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। तो यूपी स्पेशल की ये स्पेशल क्लास यूपीएसआई की सफलता बैच के नाम से हम लोगों ने शुरू किया है, हम और परमजीत सर ने, दोनों लोगों ने। तो चैनल को सब्सक्राइब करना यदि नए हो तो, इसके बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हम लोग जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, संविधान का दूसरा क्लास है, इससे पहले यदि आप नहीं देखें पहले उसको आप देखिए, तब इसको देखिए। अब देखेंगे आगे, अब संविधान सभा वगैरह जो बने हैं, उससे पहले संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कुछ एक्ट वगैरह जो आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।